हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी देखो एयरफोर्स का एग्जाम चल रहा है तो रिव्यू में करा ही रहा हूँ, लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो बच्चे गलती कर रहे हैं एग्जाम में। देखो पेपर अभी फर्स्ट शिफ्ट भी इजी आया, सेकंड शिफ्ट भी इजी आया। अब जब इजी क्वेश्चन देख रहे हैं तो जरूरत से ज्यादा उत्साही हो जा रहे हैं। वो उस उत्साह में पता है क्या कर रहे हैं, सही आंसर करके फिर गलत वाले को टिक कर दे रहे हैं। देखो एक चीज मैं बता रहा हूँ, अगर कोई क्वेश्चन है, ठीक है, आपको लग रहा है कि ऑप्शन ए हमने सही कर दिया है। मान लो कोई क्वेश्चन है, हमने ए ऑप्शंस को टिक कर दिया है, देन बी सी एंड डी हमारे पास क्या भाई बाकी रह गए ये सारे ऑप्शन। फिर मेरे को लग रहा है ना, अगले क्वेश्चंस पे जाने से पहले लग रहा है कि देखो सी हो सकता है तो सी कर दो। अगर ऐसा माइंड में आता है ना कि सी भी हो सकता है तो फिर रहने दो, ए को ही आंसर रहने दो। और जब तक ये कंफर्म ना हो कि नहीं 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 हमने तो एक गलती से मारा, मैंने पढ़ा है एग्जैक्ट, जब तक 100% श्योर नहीं ना हो कि हमने एक गलती से सेलेक्ट किया लेकिन सी एक्यूरेट आंसर है, तब तक सी को चूज मत करना। जब तक कि आपके माइंड में एग्जैक्ट आपको याद ना आ जाए कि आपने कब पढ़ा था और कहाँ पढ़ा था, और पढ़ा है तो सही पढ़ा है, सी को आंसर करना है। अगर लगे कि नहीं सी भी हो सकता है, डाउट में भी अगर आप चेंज कर रहे हो आंसर तो मत करना। डाउट में चेंज करना मत करना, अपने फर्स्ट में जो आपने आंसर कर दिया उसको रहने दो। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, अभी बहुत बच्चे का मैसेज आ रहा था कि हमने ये आंसर करके वो आंसर कर दिया, वो आंसर करके सही आंसर करके फिर गलत आंसर कर दिया। रीजन जानते हो क्या है? रिवीजन की कमी। जब हम कोई क्वेश्चन देखते हैं वो हमारा पहले से पढ़ा हुआ रहता है और रिवीजन नहीं किया हुआ रहता है, तो पहली अटेम्प्ट में हम सही आंसर कर देते हैं, ठीक है, लेकिन रिवीजन की कमी होने की वजह से ना हमको डाउट लगता है और उस डाउट में आके इधर उधर करके गलत आंसर कर देते हैं। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये चीजें सोच के तो ज्यादा उत्साही मत हो जाओ, ठीक है। एग्जाम में इजी आ रहा है, थोड़ा सा कंट्रोल करो अपने आप पे और रिलैक्स होकर एग्जाम दो। ज्यादा मतलब डिफिकल्ट होके भी डिफिकल्ट शिफ्ट देख के पैनिक नहीं होना है, और इजी शिफ्ट देखे ना बहुत ज्यादा उत्साही नहीं हो जाना कि अब तो सब हमारा ही है, और सब हमारा ही होने के चक्कर में सब लुटा के आ जा रहे हो आप, ठीक है। बाकी चलो, रिव्यू के बाद टेलीग्राम पे मैं पीडीएफ दे दे रहा हूँ, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी टेलीग्राम चैनल पे सर्च करो @A2Z मिल जाएगी। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, और मैं एक चीज बताता हूँ, मैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं भूल जाता हूँ कि मैं यूट्यूबर हूँ, मैं कोर्सेज सेल करता हूँ, मैं पीडीएफ सेल करता हूँ, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। एक बार के लिए मैं समझ लेता हूँ कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं एयरफोर्स की एग्जाम देने, मेरे को वैसे तो मैं नहीं देने, मेरा इजी खत्म हो गया बहुत पहले, मैं समझ लेता हूँ कि मैं एग्जाम देना है। तो अभी तक के जो A1 शिफ्ट और B1 शिफ्ट में जो पेपर हुए ना, मैं ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ कि ऐसा जो बच्चा डेडिकेटेड होगा एयरफोर्स के लिए, पिछले 3 महीने 4 महीने से वो पढ़ रहा होगा, तो वो अगर कहीं से भी फ्री में भी पढ़ रहा होगा ना, उसने किसी की पीडीएफ ली होगी, रीडिंग नहीं, मेरी भी पीडीएफ नहीं ली होगी, ना किसी की वो पेड बैचेस लिया होगा, उसका भी A1 और B1 एग्जाम आराम से क्रैक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पेपर का लेवल बहुत ईजी है। करंट अफेयर पूछे गए हैं, लेकिन ऐसे पूछे गए हैं जो सबके जुबान पे होंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो डेडिकेटेड होगा। लास्ट टाइम जिसको मतलब हो गया ना कि ले बसंती से मुझे प्यार हो गया, बसंती मेरी है, तो वो चीज नहीं, जो बसंती के लिए मेहनत कर रहा होगा शुरू से, बात समझ में आ गया कि बसंती को पाना है, उसकी बसंती हो जाएगी इजिली, क्योंकि वो बहुत सारी चीजों पे फोकस कर रहा होगा। करंट अफेयर ऐसा पूछ रहा है जो हर बच्चे के मुंह पे याद हो, जो पढ़ने वाला होगा। जैसे जी सबमिट जो हुआ अभी 2023 का, सबको पता है, न्यूज में ट्रेंडिंग में था, हिरोशिमा में ट्विटर T20 वर्ल्ड कप जो 2023 की विनर है, ये भी अभी रिसेंट की जो है, जो क्रिकेट वगैरह में मतलब रहता है ना, अप टू डेट रहता है, उसको पता होगा। अब देखो जुलाई, देखो ये दोनों ठीक है, अगर ये दोनों में आपको बहुत मतलब 100% में 50% को पता होगा, लेकिन ये थर्ड क्वेश्चन तो 100% में 99% को पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चा में था। इवन जितने मीडिया वाले हैं, यूट्यूब चैनल वो अलग से, जितने एजुकेशनल चैनल है वो अलग से, जो मतलब जैसे प्रशांत धवन सर हो गए, अंकित अग्रवाल सर हो गए, ऐसे जितने भी बनाने वाली वीडियोस है ना ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे, ये लोग बवाल मचा के रखे थे। जैसे अभी एक बैलिस्टिक बैलिस्टिक करके एक जो नहीं हुआ था परेड फ्रांस के अंदर में, तो उसमें क्या हुआ था भाई, बेस्टिल करके जो परेड हुआ था, नाम मैं गड़बड़ कर रहा था, तो उसमें हमारे इंडिया के तीनों फोर्सेस गए थे, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, जिसमें परेड हुआ था, तो फ्रांस में हुआ था ये चीज। तो ये सभी चीजें जो है बहुत ईजी थी। और हमारी पीडीएफ का जब बात है, तो मैं बोल रहा हूँ पीडीएफ से डिक्टो क्वेश्चन आए हैं। मैं रीजनिंग के दिखा रहा हूँ, हमारे रीजनिंग के पीडीएफ से कैसे क्वेश्चन पूछे गए पता है क्या? हमने क्लॉक में दे रखा था 4:20 पे कितने एंगल बनते हैं, और एयरफोर्स ने दे दिया 4:30 पे घड़ी में कितने। एयरफोर्स ऐसा करोगे, करना ही था तो हमारे ही क्वेश्चन दे दिए होते, काहे 10 मिनट बढ़ा दिए भाई। मैं मजाक कर रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन हमारे रीजनिंग की पीडीएफ से, मैथमेटिक्स की पीडीएफ से 100% सेम कंसेप्ट पे आ रहे हैं। मैं दिखा रहा हूँ, आप एग्जाम दे के आए होगे ना, आप देख लो मैं जो चीजें पढ़ाया था, आगे जिसका एग्जाम है आप रिलैक्स रहो, हमारी पीडीएफ को रिवीजन करते रहो। जिसने बाई कर लिया अब मत बाई करना, क्योंकि बाई करने में कोई फायदा नहीं है। जिसके लास्ट में 16-17 को है वो बाई करके पढ़ सकते हैं, 15 वाले तो बिल्कुल भी बाई मत करना, ठीक है।
इसको बाय करने के, वही बोल रहा हूँ, करंट अफेयर और जीके और इंग्लिश की भी जो सीन है सबको बाय करना, जिसका लास्ट में एग्जाम है वो बाय कर सकते हो व्हाट्सअप करके। पीडीएफ की प्राइसेस पे कोई डिस्काउंट नहीं होगा, भले आप बाय करो चाहे मत करो, ठीक है। ये मैं बता दे रहा हूँ, व्हाट्सअप करके जिसको बाय करना बाय कर सकता है, लेकिन 15 तारीख वाले बाय मत करना, बता देना 15 तारीख को एग्जाम है, हम पीडीएफ आपको देंगे ही नहीं। हमारे टीम मेंबर को मैंने कह दिया जिसको 15 तारीख को एग्जाम है उनको पीडीएफ मत देना, ठीक है, क्योंकि वो एग्जाम खुद से खराब कर लेंगे और फिर हमें दोष देंगे, क्योंकि एक दिन के अंदर ना पढ़ पाओगे उतना पीडीएफ। जैसे देखो हमारी रीजनिंग की पीडीएफ अगर अपने लिए होगी तो उसमें क्लॉक का 12 नंबर क्वेश्चन देखो हमने दिया था, जब घड़ी में 4:20 होते हैं तब घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का एंगल क्या होगा, द इट बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड द क्लॉक विन द टाइम वगैरह वगैरह जो भी है 4:20 का हमने ऑप्शन दे रखे थे। लेकिन एग्जाम वाले क्या पूछ रहे, 4:30 बताओ। जब बच्चे पूछ रहे थे क्या सर इतना कॉन्फिडेंस से कहते हो रीजनिंग हमारे 100% कॉन्सेप्ट से आएगा, मैथ 100% तो फेंकती हो क्या, हमने क्वेश्चन फेंक के मारा, स्क्रीनशॉट फेंक के मारा, ठीक है। बाकी इसमें कोई तारीफ वाली चीज नहीं है, हमारे इसके पीछे का हार्डवर्क है। मैंने पहले बताया था, मैं अभी इस बार का भी एफकैट का रिटर्न क्लियर किया हूँ। कैसे, क्योंकि मैं एफकैट का एग्जाम देने गया था कि मेरे को एयरफोर्स के लिए क्या पढ़ाना है, ये चीज के लिए। तो एयरफोर्स एफकैट में जैसे जैसे चीजें पढ़ाई गई उसके बेसिस पे मैंने पीडीएफ तैयार कर दिए हैं और एग्जाम में वैसे ही आ रहा है। यही फायदा होता है, बड़े बड़े एग्जाम दोगे ना तो उसी बोर्ड के छोटे छोटे जो एग्जाम्स होते हैं लगभग लेवल डाउन करके वैसे ही क्वेश्चन देते हैं हम लोग। एफकैट में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं थोड़ा सा लेवल अप करके। अब 4:30 के बीच का एंगल कैसे बनेगा, तो पहली बात तो मिनट क्या है भाई, 30 मिनट है। आवर्स कितना दे रखा है, 4 आवर्स के बारे में बात कर रहा है। तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ाया था, 11:02 इंटू एम माइनस 30 इंटू आवर्स। 11:02 इंटू 30 को कर दो, माइनस क्या कर लोगे 30 इंटू आवर्स कितना, 4 घंटे है ना, ये 4 कर दो, बस खेला हो जाएगा। ये 15 से कट जाएगा, बस 15-11 को करोगे तो कितना हो जाएगा 165, और ये हो गया 4-3-12, सॉरी हाँ 120 हो गया, तो मैंने 40 कर दिया। अब इनको माइनस करा लो, कितने डिग्री का इनके बीच का एंगल बनेगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा ये चीजें। बहुत इजी था कि नहीं आया, तो इजी था बताओ मेरे को। ये हो जाएगा 4-5 एंड ये 445 डिग्री का एंगल बन रहा था। बट इसका आंसर जो है ना 12 नंबर सवाल जो मैंने पीडीएफ में थी उसका आंसर 10 डिग्री, बट इस सवाल में हो जाएगा 45 डिग्री। बातें समझ में आ रही हैं तो सवाल समझ में आएंगी, और पीडीएफ पढ़ के जाओगे तो एग्जाम क्रैक होना तो लाजमी सी चीज है। अब देखो जीलस का पूछा था हमने पीडीएफ में, देखो हमारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स के 160 नंबर क्वेश्चंस में देखो हमने जील का दे रखा है कि नहीं, हमने जीलस नहीं लिखा, वही चीज है उत्साह होना, सेम चीज है भाई ये उत्साह होना। तो जील का क्या दे रखा है, उत्साह होना। इसका ऑप्शन में भी था, आपका सिनोनिम में था ईगरनेस, आपके एग्जाम में भी था और हमने सिनोनिम में भी दे रखा था ईगरनेस। ऐसे हलवा मतलब नहीं बना के उठा के दे देते हैं कुछ भी, इसके पीछे एफर्ट लगता है। एफकैट एग्जाम निकालना और एफए पोस्टग्रेड असिस्टेंट कमांडेंट का रिटर्न निकालना इतना भी इजी नहीं है, वो भी मतलब कहते हैं ना फ्लाइंग कलर्स के साथ, बम्पर मार्क्स के साथ भी क्रैक करता हूँ। कैसे, पहले मैं खुद हार्डवर्क करता हूँ, एग्जाम क्रैक करता हूँ, उसके बाद अपने कंटेंट को रेडी करके आपके सामने दे देता हूँ, लो आप भी पढ़ लो। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं वही सब चीजें होती है जो मैं पढ़ लेता हूँ, ठीक है। आगे देखो 6 नंबर पे था एन वाइज एनिमी इज बेटर देन अ फुलिश फ्रेंड। इसके अंदर कॉमन हीटर मारो आंख बंद करके, क्या होता है एन वाइज थोड़ी होता है, अवाइज एनिमी होता है। वाइज के पहले ये थोड़ी ये लगेगा ना, एन थोड़ी लगेगा। अब देखो साइन 25, साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 65, ये सवाल तो मेरी पीडीएफ में भी है, उनको रहने दो, अभी पीडीएफ का नाम ही नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि हमने क्रैश कोर्सेज में पेपर आउट सीरीज में पढ़ाया था। पेपर आउट सीरीज में जो ट्राइगोनोमेट्री मैंने कहा था ना आंख बंद करके, यूट्यूब पे जो मैं क्रैश कोर्सेज फ्री में पढ़ा रहा था मैं, इसमें जो मैं पढ़ा रहा हूँ एक सिंगल क्वेश्चन भी ट्राइगोनोमेट्री के इसके बाहर से आएगा तो भैया हम नाम बदल देंगे, ठीक है। वही चीज आ गया, बहुत ही इजी सा, खैर तो इतना इजी ट्राइगोनोमेट्री आएगा, कुछ को तो ट्राइगोनोमेट्री समझ में नहीं आ रहा था, और फिर भी इसका आंसर बच्चे गलत आंसर करके आए। इसका आंसर क्या होगा, मैंने कहा था ना, देखो साइन स्क्वायर 25 डिग्री है, साइन स्क्वायर 65 डिग्री, जब भी स्क्वायर में इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, थीटा का मान जोड़ने पे लगे ना कि 90 डिग्री हो जाए, तो साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर की जो साइन स्क्वायर दोनों तरफ है और थीटा का वैल्यू जोड़ने पे 90 डिग्री है, तो इनकी वैल्यू को 1 मार देना आंख बंद करके। क्यों, क्योंकि देखो साइन स्क्वायर 25 की वैल्यू क्या होती है, कॉस स्क्वायर 65 के बराबर होती है, और साइन स्क्वायर 65 की वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर 25 की वैल्यू के बराबर होती है। तो इसमें से किसी एक की वैल्यू बदल दो, तो हम साइन स्क्वायर 25 रखते हैं और साइन स्क्वायर 65 को क्या कर देते हैं कॉस स्क्वायर 25। तो भैया आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो मार देते 1। हम लोग, मैंने कहा भी था ना इस सवाल को कभी भी ना आप इतना सॉल्व मत करना, फॉर्मूला तो याद मत करना, मैंने ट्रिक बताया था, ये चीज देखना साइन स्क्वायर बहुत बढ़िया, और इधर थीटा को दोनों वैल्यू को जोड़ने पे 90 डिग्री मिल रहा है और भी बढ़िया, हम आंसर मार देंगे एक, आंख बंद करके एक मार देंगे, ठीक है। ये है जलवा, हमारा जलवा है ये। सक्सेसफुल का नाउन पूछा गया था,
देखो बच्चे ने सक्सेसफुल का नाउन ना सक्सेस मार के फिर सक्सीड मार दिया था, यही प्रॉब्लम है, जबकि सक्सेस होगा इसका। अब देखो सौर मंडल का सबसे हॉट ग्रह क्या होता है, देखो मैंने क्लास में भी कराया था ना, जो टॉप 500 जीके की सीरीज में देखना, जो 50वें नंबर पे क्वेश्चन है, मैंने उसमें पढ़ाया था आपको, सबसे चमकीला ग्रह होता है वीनस, लेकिन वो सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट भी होता है वीनस, मतलब शुक्र ग्रह। ठीक है, तो जो चीजें पीडीएफ में दी भी थी और कुछ चीजें यूट्यूब पे पढ़ा दी गई थी, तो जो हमसे रेगुलरली जुड़ा होगा तो ऑब्वियसली उसके बम्पर मार्क्स आने वाले एग्जाम में। और जिस बच्चे ने क्वेश्चन भेजा उनमें से एक बच्चे ने 48 की 49 अटेम्प्ट कर रखा है, जिसमें से बच्चे के मान लेते 4-5 गलत भी हो गए ना भाई, वो आंसर बता रहा लड़का सही सही, तो ऑब्वियसली सही आंसर कर रखा होगा। 4-5 निकाल भी दो, 48 में से 5 गलत भी निकाल दो, भाई के कितने 43 नंबर आ रहे हैं, और 5 नंबर में से आप मान लेते हैं कि इसके कितने हो गए, 2 नंबर हटा लो तो 40 तो आराम से 40 उसके रॉ स्कोर आएंगे, 41 आएंगे। ठीक है, 41 40 आएंगे, तो इसका सिलेक्शन तो फिक्स है भाई का। ठीक है, तो अब जितना ये फेज 2 पे ये मेहनत कर ले। अब देख लो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, तो हमारे जीके की पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर 387 देखो, हम ऐसे बोलते हैं, हम नहीं कहते कि हमने पढ़ाया था, हम देते ऐसे बोलते, देखो स्क्रीनशॉट उसी का ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 387 देखो, सेम डिक्टो चीजें मैंने दे रखी हैं। हाउ मेनी मेंबर्स कैन द प्रेसिडेंट नॉमिनेट इन राज्यसभा, 12 भैया 12। ठीक है, हमारे पीडीएफ में थे ये। फिर कह रहा देखो ये एक सवाल है, अब देखो रीजनिंग के सवाल और मैथ के सवाल हो सकते हैं कि सेम पैटर्न हो, डेटा थोड़ा बहुत बच्चा इधर उधर कर दे एग्जाम में, क्योंकि रीजनिंग और मैथ अगर किसी को 100% याद नहीं हो पाता इंग्लिश एग्जाम से बाहर आने पे, तो हो सकता है डेटा इधर उधर हो तो आंसर इधर उधर आ जाएगा, बट पैटर्न समझना यहाँ पे। ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, मैं इसका सॉल्यूशन तो नहीं कराऊंगा बिकॉज ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा गलत है, लेकिन समझ लो ऐसा क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्यों गलत है मैं बता रहा हूँ, देखो कह रहे ना कि PQRSTU सिटिंग इन राउंड टेबल, जब राउंड टेबल पे हैं और ये एडजेसेंट है, देखो कह रहे ना कि देखो P एंड R जो है ना एडजेसेंट है, तो P और R अगर एडजेसेंट हैं ये दोनों, ठीक है, तो T एंड Q एडजेसेंट है, तो मैं कह रहा हूँ T एंड Q भी क्या एक दूसरे से सटे हुए हैं, तो कह रहा है U जो है ना Q के ठीक बाएं हैं, तो Q के जस्ट बाद में U को बैठा रहा हूँ। फिर कह रहा है S और T के बीच 2 व्यक्ति हैं, तो T के बाएं कौन है, तो T के बाएं तो ऑब्वियसली इसके अकॉर्डिंग Q होगा, अगर ये सवाल के अनुसार करेंगे तब, तो इसमें कुछ एरर है। अगर ऑप्शन में Q होगा तो आपका होगा, या फिर सवाल थोड़ा सा डिफरेंट होगा आपका। कोई बात नहीं, बच्चे ने इतना याद करके बताया उसके लिए दिल से थैंक यू है उनको, बट ऐसा सवाल आ रहा है तो ऐसे सवाल के लिए रेडी रहना, लेकिन इसकी आंसर आपके एग्जाम से आंसर मैच करे वो गारंटी नहीं है, क्योंकि इसका डेटा थोड़ा बहुत बच्चे भूल जाते हैं तो इधर उधर बता देते हैं। फिर एक सवाल था, एक हवाई जहाज 30 मिनट बाद उड़ान भरता है, तो समय पर पहुंचने के लिए 1500 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, हवाई जहाज की गति ना 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। तो देखो इसके अंदर थोड़ा सा एरर है, इस क्वेश्चन के अंदर भी मेरे हिसाब से, तो मेरे को इसके अंदर डेटा की कमी लग रही है, बिकॉज देखो कोई भी जहाज जो है ना 250 किलोमीटर प्रति घंटा वो अपने स्पीड कर लेगा, ना कि एक्चुअल स्पीड में 250 किलोमीटर प्रति घंटा जो है स्पीड बढ़ाएगा। अगर आपको लग रहा है कि ये सवाल आपके एग्जाम के लिए सही थे तो कमेंट करके बताओ इसमें अगर ये एग्जैक्ट यही सवाल है या फिर इसमें समथिंग कुछ और ऐड करना है, तो कमेंट करके मेरे को बताना जरूर, फिर मैं इसकी सॉल्यूशन को करवा दूंगा देख के, ठीक है, क्या इसका होता है, क्योंकि मेरे को इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट लग रही है। प्रॉब्लम ये लग रहा है ना इसमें डेटा की कमी है, ठीक है। अगर एक बार इसको करेक्ट करके बताना कमेंट सेक्शन में कि इसमें और क्या क्या चीज़ें सवाल में दी गई थी, अगर किसी को याद हो तो। एक था अगर अल्फ़ाबेट से वर्ड्स बनाते हैं हम लोग, ठीक है। वैसे देखो ये सवाल कैसे बनता है मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था ना, स्पीड 1 इंटू T1 स्पीड 2 इंटू स्पीड 2, तो पहला स्पीड हमको नहीं पता, तो पहला टाइम नहीं पता, तो पहले स्पीड को स्पीड 1 मान लेते और टाइम को क्या मान लेते T1 मान लेते, और दूसरे स्पीड को जितना स्पीड वो बढ़ाएगा उस स्पीड को यहाँ पे ऐड करेंगे, और T में क्या होगा भाई, वो एक्चुअल स्पीड से 30 मिनट कम लगाएगा ना वो, क्योंकि 30 मिनट बाद उड़ रहा है तो उसमें से 30 मिनट को घटा लेंगे। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि वो एक्चुअल स्पीड से एक्चुअल टाइम से 30 मिनट कम टाइम लगाने हैं उसको। बात समझ में आ रही है, पहले जितना टाइम लेता उसमें 30 मिनट कम ही टाइम में उसको पहुंचना है ना, क्योंकि उसने ऑलरेडी 30 मिनट बाद उड़ान भरा है, ठीक है। तो इसको एक बार जरा कमेंट करके बताना मुझे, थोड़ा सा डेटा की इसके अंदर कमी है जहाँ से प्रॉब्लम होगा इसमें। तो ये बता रहा था अल्फ़ाबेट और वर्ड्स, तो अल्फ़ाबेट से वर्ड्स बनते तो सेंटेंस किससे बनता है, ऑप्शन में ऑलरेडी वर्ड्स दिए हुए थे तो वर्ड्स से ही सेंटेंस बनता है, तो वर्ड्स इसका सही आंसर होगा। 14 नंबर कह रहे हैं हाथी भेड़िया और पशु के बीच, मतलब उल्फ, तो हाथी एलिफेंट उल्फ दोनों जानवर हैं, तो दोनों क्या आएंगे एक एनिमल के अंदर आ जाएंगे, ये इसका क्या होगा सही वेन डायग्राम होगा। फैसिनेटिंग का सिनोनिम पूछा गया था, जो कि हमारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स के 14 नंबर वाले में देखना, आप ये वर्ड सर्च करना ना, फैसिनेटिंग सर्च करना, उसके अंदर मिल जाएगा। ये किसका सिनोनिम है भाई,
बिटचिंग का जो है मोहित करने वाला, इसका मतलब होता है मैजिकल, फैसिनेटिंग, ये एक दूसरे के सिनोनिम है। और इसका एंटोनिम होता है रिपल्सिव, रिपग्नेंट वगैरह वगैरह चीजें। फिर कह रहे हैं दिसंबर को अगर हम लोग ERMBEBCED लिखते हैं तो ERMBM क्या कहना है ERBMEBNO का नवंबर लिखा जाता है। तो मतलब दिसंबर से ना, ये इस वर्ड से दिसंबर बनता है, तो इस वर्ड से क्या बनेगा, नवंबर बनेगा, ऐसे सवाल आया था। आई स्टॉप माई फ्रेंड डैश स्मोकिंग, अगर आप अपने दोस्त को रोक रहे हो किसी काम करने से तो फ्रॉम प्रिपोजिशन आता है। ठीक है, कह रहा है यहाँ सवाल था कि जज विल हर्ड योर केस टुमारो, जज जो है तुम्हारे केस को अगले दिन सुनेंगे, तो इसको करेक्ट करना था। तो भाई जज जब सुनेंगे अगले दिन तो विल के साथ V1 लगता है ना जनरल एक्टिव सेंटेंस में, अदरवाइज पैसिव में विल प्लस V3 लगता है, लेकिन ये पैसिव तो है नहीं। तो यहाँ पे बच्चे ने पूछा था मेरे से कि जज विल हियर होगा, मैंने डायरेक्टली कॉपी मार दिया उसको मैसेज को, हाँ जज विल हियर ही होगा इसका। फिर कह रहा है पैरामीटर, ठीक है, अच्छा मैं समझ गया, पेरीमीटर, ठीक है। अब फ्लोर, एक फ्लोर का पेरीमीटर अगर दे रखा है 18 है, चारों भुजाओं को जोड़ने के बाद देखो यहाँ पे ABCD को जोड़ने के बाद इसकी वैल्यू 18 आ रही है, तो इस फ्लोर का वाल का एरिया बताना है। मतलब इस फ्लोर का अगर एरिया पूछ रहा है तो आप क्या कर लेते भाई, तो मिटाओ, फिर हम लोग बात करते हैं क्या करेंगे, हम लोग नहीं करेंगे, इसको पहले मिटा के बात करेंगे। फिर थोड़ा सा और डेटा होना चाहिए, बिकॉज देखो अगर मान लेते पेरीमीटर कह रहा है 18 है, तो वो तो फ्लोर किस टाइप का है, रूम किस प्रकार का है, क्या तो रेक्टेंगुलर होगा, मतलब जो फ्लोर है, जमीन है, वो तो या तो रेक्टेंगुलर होगा या फिर स्क्वायर टाइप का होगा। हम दोनों में से किसी को मांग के चलते हैं, ठीक है, आपकी खुशी के लिए। नहीं सर आप इसी बना के दिखाओ। अगर मैं कहूँ अगर इसका होगा तो इसका पेरीमीटर क्या होता है, लंबाई चौड़ाई जो भी है 2 × L + B होता है, जिसकी वैल्यू हम 18 मान लेते हैं, ठीक है। तो L + B की वैल्यू मेरे को 9 मिलेगी, बाकी L और B की कहाँ से आएगी भाई, L और B का या तो एक रेशियो दे देते हैं इनकी लेंथ एंड विड्थ का, या फिर लेंथ या विड्थ में किसी एक की वैल्यू देते हैं तब निकल जाता है, या फिर रेशियो भी दे देते तो निकल जाता। अगर कहोगे ठीक है स्क्वायर मान के निकालो, तो मान लेती है स्क्वायर की पेरीमीटर 4 ही होता है, तो मैं 18 मान लेता हूँ। तो A बराबर क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 18/4 हो जाएगा ना, तो ये तो कटेगा ही नहीं, 9/2 मतलब 4.5 आ जाएगा। तो इस सिचुएशन पे ये काम हो सकता था कि आप इसका एरिया अगर स्क्वायर की बेसिस पे मानेंगे तो हो जाता है A², 4.5 का आप स्क्वायर निकाल लेते, तब इस बेसिस पे निकालेंगे। अगर वैसा हुआ तब देन 20.25 होगा, अगर वो स्क्वायर टाइप का हुआ तब इसका एरिया क्या हो जाएगा 20.25। क्यों हमने इसको निकाल लिया स्क्वायर मान के, क्योंकि स्क्वायर में एक साइड मिल गया तो उसका स्क्वायर कर देंगे, लेकिन रेक्टेंगल मान के तो निकलेगा नहीं, और क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, तो हम करें तो क्या करें। अब ये एक्चुअली मैं जब क्वेश्चन एग्जैक्ट अगर मेरे को पता हो रहा था तो मैं कुछ कथा था, आप कमेंट करके बताओ इसके एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या थे। अगर स्क्वायर था तो इसका आंसर ये हो जाएगा, रेक्टेंगल था तो इसमें समथिंग वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, L और B का या तो रेशियो ऐड करो या फिर L और B में किसी एक को मेंशन करो आप, ठीक है। बाकी एक क्वेश्चन और मैं बताता हूँ जो कि मैसेज में है मेरे अभी। मान लेते कोई नंबर है, ठीक है, मान लो एक नंबर बताना है, वो x एक नंबर है और x का ना 3/5 और इसका मल्टीप्लाई करोगे 2/7 ऐसे करके, जिसकी वैल्यू 198 है। तो बताओ x की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो आप क्या ये चीज़ बताओ मेरे को, 2 के टेबल से कटा सकते हो, 2 9 18, 2 9 18, 3 के टेबल से 33 बार में कट जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा 33 × 5 7, ठीक है। अब x की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लोगे, क्या कर लोगे आप, कुछ नहीं करना, x की वैल्यू निकालने के लिए आपको 33 5 और 7 से मल्टीप्लाई कर लो, x बराबर हो जाएगा 1155। अगर एग्जैक्टली ये क्वेश्चन रहा तब, ठीक है, मैं बच्चों की डेटा के आधार पे सवाल का रिव्यू करा लूँगा, ऐसा क्वेश्चन रहा तब। और ओवरऑल देखो डेटा थोड़ा बहुत बच्चे जो बताए हैं इधर उधर होगा, लेकिन एग्जाम का लेवल इजी से मॉडरेट है, डिफिकल्ट नहीं है, तो नॉर्मलाइजेशन पे इसका असर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। ये चीज़ समझ लो, नॉर्मलाइजेशन पे इसका असर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा रागा के ऊपर कि रागा में बहुत ज़्यादा मार्क्स बढ़ जाएं, क्योंकि आगे जैसे जैसे जाएगा थोड़ा सा लेवल में भी वो अप करेंगे, ईजी कर दे तो फिर ठीक है, अप कर देंगे तो इसका नंबर बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में नहीं पड़ेगा, लेकिन आगे जिसकी एग्जाम्स होंगी उनके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स अच्छे खासे बढ़ेंगे भाई, ठीक है। जाने से पहले जिसका लास्ट में एग्जाम है वो हमारी पीडीएफ को बाय कर सकते हैं व्हाट्सअप करके, या फिर आगे जिसका एग्जाम है वो एग्जाम के बाद इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके सारे सवाल को भेज देना ताकि हम रिव्यू करा दें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को शेयर कर दो।